वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक कॉमेडी टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है तनारा, जिसका मतलब है कौन हो तुम। कहानी तो बहुत ही मजेदार लगी मुझे, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एमएलए आदर्श को दिखाया जाता है। फिलहाल वो अपनी कार के जरिए से एयरपोर्ट जा रहा होता है। उसी वक्त एक टीवी न्यूज चैनल वाले आदर्श को कॉल करके इंटरव्यू पर बुलाने लगते हैं। आदर्श कहने लगता है, नहीं भाई मैं तो अब नहीं आ सकता, मैं दूसरी जगह पर जा रहा हूँ। तो टीवी न्यूज वाले आदर्श को उसी के कार में इंटरव्यू लेने लगते हैं। कंटेंट होता है औरतें और लड़कियों के बारे में। आदर्श बहुत ही अच्छी तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को सुनाते रहता है। खैर इसी दरमियान में एक पुलिस वाला आदर्श की कार को देखकर जेम्स नाम के एक और पुलिस वाले को कॉल करके बताने लगता है कि सर अभी वो गाड़ी एयरपोर्ट पर गई है। उसी वक्त कमिश्नर जेम्स को अपने पास बुलाने पर जेम्स कमिश्नर के पास जाता है। कमिश्नर कहने लगता है कि शहर में बहुत सारी जगहों पर ड्रग्स का माहौल चल रहा है। जेम्स तुम फटाफट से इन ड्रग्स डीलर्स को पकड़ लो। जेम्स कहने लगता है ठीक है सर, मैं जल्दी अपना ऑपरेशन शुरू कर देता हूँ। दूसरी तरफ आदर्श एयरपोर्ट जाने के बजाय किसी होटल में आकर अपने कपड़े चेंज करके मास्क और हैट पहनकर उस होटल से बाहर जाने लगता है, वो भी चोरी चुपके। दूसरी सीन में एक छोटी सी कॉलोनी में एक कपल को दिखाया जाता है, उन्नी और उसकी बीवी आशा। फिलहाल आशा प्रेग्नेंट होती है और शायद उन्नी की नाइट ड्यूटी होने की वजह से आशा उन्नी को टिफिन बॉक्स देने लगती है। रास्ते के दरमियान उन्नी किसी मंदिर पर जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान आज मेरा काम पूरा हो जाए। उसके बाद जब वहाँ से बाहर आता है तो इसकी चप्पल बहुत ही गंदे होते हैं, खराब। बगल में ही कुछ अच्छे खासे शूज होते हैं, वो पहनकर वहाँ से निकल लेता है बीएसडी के वाला। देख लो भाई, ऐसे ही लोग हमारे चप्पल चुराते हैं। दूसरी तरफ वो एमएलए आदर्श किसी सॉन्ग शूटिंग पर जाकर वहाँ के डायरेक्टर से मुलाकात करने लगता है और वहीं पर एक हीरोइन होती है जिसका नाम होता है श्रद्धा। एक्चुअली श्रद्धा के लिए ही आदर्श इस गाने को प्रोड्यूस कर रहा होता है। शूटिंग के दौरान आदर्श सेट पर आकर श्रद्धा से मुलाकात करते रहता है और यही सोचते रहता है कि बस ये श्रद्धा मुझे मिल जाए, मेरी जिंदगी संवर जाएगी। दूसरी तरफ एक पॉलिटिशियन की लड़की जिसका नाम होता है अंजलि, वो एक गाड़ी को चेस करके उन लोगों को रुकाकर बहुत गालियां देने लगती है। एक्चुअली रास्ते के दरमियान में छोटी सी टक्कर हो गई थी ट्रैफिक में, जिसके लिए अंजलि इन लोगों को चेस करके सॉरी बोलने के लिए कहती है। वो दोनों कहने लगते हैं, अरे मैडम सिटी का माहौल है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन अंजलि वहाँ पर बहुत हंगामा करने लगती है, अपनी गाड़ी से एक रॉड लाकर उनकी गाड़ी को मारने पीटने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर एक पुलिस वाला आने पर अंजलि सारा मामला समझाने लगती है कि इन्होंने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। तो पुलिस वाला उन दोनों का चालान काटने लगता है। अब ये सारी चीजें दूर से उन्नी देख रहा होता है जब ये अपनी जॉब पर जा रहा था। इस तरफ जब श्रद्धा अपने कैबिन में होती है तो आदर्श श्रद्धा से मिलने के लिए इसके पास आता है। श्रद्धा कहने लगती है कि डायरेक्टर साहब ने आपके बारे में बताया कि एक पॉलिटिशियन सॉन्ग पर इंटरेस्टेड है, वैसे अभी तक मुझे पैसे नहीं मिले। तो आदर्श थोड़े पैसे श्रद्धा को देने लगता है। श्रद्धा कहने लगती है, अरे सर इसमें तो हमारी बात नहीं हुई। आदर्श कहने लगता है, हाँ मैडम दूसरी पॉकेट में है थोड़े पैसे। इस तरह से जब पैसे निकालने वाला होता है तो श्रद्धा खुद पैसे रख वो निकाल लेती है। श्रद्धा टच करते ही इसकी टपकने लगती है, मतलब लाल। बहुत शर्माने लगता है आदर्श। अब मौके पे चौका आदर्श श्रद्धा से फ्लर्टिंग करने की कोशिश करने लगता है, ये भी थोड़ा क्लोज होने लगती है। आदर्श कहने लगता है कि घर में मेरी बीवी मौजूद नहीं, क्या हम दोनों हमारे घर पर जाकर अच्छे से खुल के बात करें। तो श्रद्धा भी इसके लिए ओके कहने पर आदर्श श्रद्धा को लेकर अपने घर जाने लगता है, और वो भी चोरी चुपके। दूसरी घर में उन्नी एक घर में चोरी करने के लिए आता है इसकी जात का। अब शॉकिंगली ये घर और किसी का नहीं, वो एमएलए आदर्श का होता है। उन्नी बहुत ही पक्का प्लानिंग से आज आदर्श के घर में आता है। इसको पता लग जाता है कि आदर्श आज इसके घर में नहीं। अंदर आने के बाद पहले तो एक कॉस्टली की दारू की बोतल लेकर 2-4 घूंट लगा लेता है। बाद में बेडरूम में जाकर अपनी चोर चाबी से एक अलमारी को ओपन करने पर उस अलमारी में काफी सारे पैसे होते हैं। लेकिन उन्नी इतने सारे पैसों को नहीं चुराता, पहले तो अपनी डायरी ओपन करके इसको कितने पैसे चाहिए वो कैलकुलेट करने लगता है। ऑलमोस्ट 84,000 या 87,000 की जरूरत होती है उसको। सो उतने ही पैसे निकालकर अपने बैग में रख लेता है, क्योंकि इसकी बीवी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी का खर्चा उठाने के लिए। अब वहाँ से जाने से पहले उन्नी दोबारा 2-4 घुट शराब पीकर वहीं पर बैठकर अपना डिनर भी करने लगता है। इसकी बीवी ने जो टिफिन बॉक्स दिया था। उसी वक्त आदर्श के घर का टेलीफोन रिंग होने लगता है। ये सुनने के बाद उन्नी बहुत घबराने लगता है। घबराते हुए ही जब फोन पिक करता है वो और कोई नहीं, उन्नी की बीवी आशा होती है। आशा पूछने लगती है कि काम कहाँ तक आया। मतलब आशा को भी पता होता है कि उन्नी आदर्श के घर में चोरी करने के लिए गया।
उन्हें पूछने लगता है कि यहाँ का फोन नंबर तुम्हें कैसे पता। आशा कहने लगती है, अरे आपने कहा था ना कि आज रात आप किसके घर में चोरी करने के लिए जा रहे हो, तो फोन डायरेक्टरी लेकर मैंने फोन नंबर हासिल करके आपको कॉल किया। उन्हें कहने लगता है, ठीक है, काम तो खत्म हो गया, मैं वापस आ रहा हूँ। आशा कहने लगती है, अरे अलमारी में कुछ ज्यादा पैसे है तो वो भी ले लीजिए ना, एक्स्ट्रा खर्चों के लिए काम आएंगे हमें। अब इसी बातों के दरमियान में वो आदर्श श्रद्धा को लेकर अपने घर वापस आता है। गाड़ी की आवाज सुनने के बाद उन्हें फटाक से फोन काट करके इधर उधर छुपने की कोशिश करने लगता है। आदर्श श्रद्धा को अपने घर में लाता है। श्रद्धा आदर्श का घर देखकर बहुत इम्प्रेस होने लगती है। इसका तो घर बहुत ही बड़ा होता है। बाद में आदर्श बाथरूम में जाकर अच्छे से रेडी शेडी होने लगता है। खुश होने लगता है कि आज तो मेरी तो निकल पड़ी। उसके बाद आदर्श श्रद्धा के पास आकर फ्लर्टिंग करते हुए और क्लोज होने की कोशिश करने लगता है। कहने लगता है, चलो हम हमारे बेडरूम में जाकर बात करें। श्रद्धा कहने लगती है, अरे बेडरूम में बाद में चलेंगे, पहले थोड़ी देर मेरे साथ बात तो करो, अपने बचपन के बारे में बताओ, अपनी लव स्टोरी बताओ। तो आदर्श अपने बचपन के कुछ इंसिडेंट्स को श्रद्धा को सुनाने लगता है। आदर्श की चीजें श्रद्धा को बहुत ही फनी लगती है, इस पर हंसने लगती है। अब ऑफ कोर्स उसी जगह पर उन्हें भी छुपा होता है। आदर्श की बातें सुनने के बाद इसको भी हंसी आने लगती है। किसी दूसरे बंदे की आवाज सुनने के बाद आदर्श चौंक जाता है। श्रद्धा से कहने लगता है कि इस घर में एक और बंदा है। श्रद्धा कहने लगती है, अरे तुम्ही ने कहा था कि घर में तुम्हारी बीवी नहीं है। आदर्श कहने लगता है, नहीं, हम दोनों के अलावा कोई है यहाँ पर। इस तरह से सारे घर को चक्कर लगाने लगता है, लेकिन इसको कोई भी नजर नहीं आता। तब जाके आदर्श थोड़ा शांत होता है। श्रद्धा कहने लगती है, चलो आदर्श तुम मुझे अपना सारा घर दिखाओ। इस तरह से ये दोनों ऊपर जाने लगते हैं। अब उन्हें भी ऊपर होने की वजह से वो हड़बड़ाते हुए किसी कमरे में जाकर छुप जाता है। ऊपर आने के बाद ये दोनों हल्के से दारू पीने लगते हैं। श्रद्धा अभी तक इसके साथ बेडरूम में नहीं आती। आदर्श यही सोचते रहता है कि कब मेरी सुहागरात स्टार्ट होगी। आज तो अच्छा मौका है, इसको तो नहीं छोड़ना चाहिए। अब बेचारा उन्हें इन दोनों से छुपते छुपाते रहता है। आदर्श दोबारा कहने लगता है, चलो हम दोनों हमारे बेडरूम में चलें। श्रद्धा कहने लगती है, पहले मुझे फ्रेशअप होना है, एक कमरा दिखा दो मुझे। सो श्रद्धा फ्रेशअप होने के लिए आदर्श श्रद्धा को एक कमरा दिखाने लगता है। शॉकिंगली उसी कमरे में उन्हें भी छुपा होता है। डरते रहता है कि कहीं ये श्रद्धा मुझे देख ना ले। खैर श्रद्धा फ्रेशअप वगैरह होकर नीचे आने लगती है। श्रद्धा की अदाओं को देखकर आदर्श और लट्टू होने लगता है। श्रद्धा आने से पहले आदर्श ने श्रद्धा के लिए एक बर्थडे केक मंगवा चुका होता है। इस केक को देखने के बाद श्रद्धा शॉक में रह जाती है कि तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है। इस तरह से आदर्श को हक वक देने लगती है। आदर्श कहने लगता है कि चाहने वाले कुछ भी जान लेते हैं। अब इसी खुशी के मौके पर श्रद्धा गाना गाते हुए आदर्श के साथ डांस करने की कोशिश करने लगती है। आदर्श कहने लगता है, अरे मुझे तो डांस करना नहीं आता। श्रद्धा कहने लगती है कि तुम बस मेरी आंखों में देखो, डांस खुद ब खुद आ जाएगा। इस तरह से आदर्श के साथ डांस करने लगती है। पियानो भी प्ले करते हुए एक मूवी का गाना भी गाने लगती है। अब यह गाना सुनने के बाद उन्हें भी धीमे धीमे गाना गाने लगता है, लेकिन अचानक से ये थोड़ा ऊंची आवाज में गाने लगता है। तभी उन्हीं की आवाज आदर्श सुनने पर आदर्श शॉक में रह जाता है। श्रद्धा से कहने लगता है, तुमने वो आवाज सुनी? इस घर में एक और बंदा है। इस तरह से अपने हाथ में गन लेकर सारा घर ढूंढने लगता है कि इस घर में जो कोई भी हो फटाफट से बाहर आ जाओ, वरना मैं गोली से मार दूंगा। अब बेचारा उन्हीं तो कांपते रहता है। उसी वक्त आदर्श के घर का फोन रिंग होने लगता है। यह सुनने के बाद आदर्श घबराने लगता है। श्रद्धा कहने लगती है, अरे आदर्श फोन जाकर पिक करो। आदर्श कहने लगता है, नहीं फोन पिक मत करो, लगता है मेरी बीवी हो सकती है। मैंने उससे कहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अब उन्हें जानता होता है कि ये फोन इसकी बीवी आशा ने किया होगा। मन ही मन अपनी बीवी को डांटते रहता है। अब ये आशा लगातार आदर्श के फोन को कॉल्स करती रहती है। अब फाइनली आदर्श के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो अपनी आवाज बदलकर फोन पिक करके जवाब देने लगता है। तो आशा बिना सोचे समझे उन्हीं समझकर बात करने लगती है कि फोन पिक करने में इतनी देर क्यों कर दी तुमने, अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए, तुम्हें तो सारे पैसे मिल गए ना, घर वापस आ जाओ। अब आशा की बातों से आदर्श को समझ में आ जाता है कि इस घर में सच में कोई है। आशा को जवाब देने लगता है कि अब मैं तुम्हारे पति को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से आदर्श अपने घर में ढूंढने पर फाइनली उन्नी इसको नजर आ ही जाता है। उन्नी बेचारा आदर्श से डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बेचारा भाग नहीं पाता, पकड़ा जाता है। पूछने लगता है कि बताओ मेरे घर से क्या क्या चुराया। उन्नी कहने लगता है कि सर मैं सिर्फ 84,000 रुपीस ही चुराया। लेकिन आदर्श इसकी बातों पर यकीन नहीं करता कि इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी तुमने 84,000 रुपीस ही क्यों चुराए। निकालो सोना जेवर सब कुछ निकालो। उन्हें अपनी डायरी निकालकर सारा हिसाब आदर्श को सुनाने लगता है कि सर एक्चुअली मेरी बीवी प्रेग्नेंट है,
तो इसका सारा खर्चा तकरीबन 1 लाख रुपए आता है। मेरे पास तो 20,000 रुपए है, अब बाकी है 84,000 रुपीज। सो मैंने सिर्फ वही चुराए। अब उसी वक्त आशा उस घर को फोन करने पर दोबारा उन्हीं फोन पिक करके आशा को सब कुछ बताने लगता है कि घर में एमएलए साहब और उनकी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रंगा हाथों पकड़ लिया। आशा आदर्श से कहने लगती है कि सर प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए, उसने मेरे लिए ही चोरी किया। आदर्श गुस्से में कहने लगता है कि इतना जल्दी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इस तरह से फोन काट देता है। उन्हें रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मुझे जाने दीजिए। इस तरह से वो पैसे वापस आदर्श को दे देता है, लेकिन आदर्श नहीं मानता। दोबारा उन्हें कहने लगता है कि सर बाहर जाकर मैं आपके इस रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, पक्का प्रॉमिस। श्रद्धा गुस्सा करने लगती है कि किसने कहा इसका मेरा अफेयर चल रहा है। इस तरह से गन लेकर इधर उधर फायर करने लगती है। तभी एक बुलेट सोफे को लगने पर सोफा फट जाता है। ये दोनों छुप जाते हैं। आदर्श बहुत ही मुश्किल से श्रद्धा को समझाकर उसके पास से गन हासिल कर लेता है। बाद में श्रद्धा कूल होकर आदर्श को समझाने लगती है, अरे ये बेचारा सिर्फ थोड़े पैसे ही तो चुराए, और वो भी अपनी बीवी की प्रेगनेंसी के लिए। छोड़ दो ना बेचारे को, ये चला जाएगा तो हम दोनों अकेले रहेंगे, और वैसे भी अगर ये बाहर जाकर मुंह खोलेगा तो तुम्हारी ही बेइज्जती होगी। सो आदर्श भी ओके कह देता है। उसी वक्त आदर्श की घर की घंटी बजने लगती है। शॉक में रह जाते हैं ये सारे लोग। जब आदर्श दरवाजे के पास जाकर झांकता है तो इसकी बीवी होती है। ये देखकर ये तीनों बहुत टेंस होने लगते हैं। समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। आदर्श कहने लगता है कि तुम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड की तरह एक्टिंग करो, मैं मेरी बीवी को संभाल लूंगा। पहले तो श्रद्धा इसके लिए नहीं मानती, लेकिन नो ऑप्शन। सो बाद में दरवाजा ओपन करने पर इसकी बीवी अंदर आती है। इसकी बीवी और कोई नहीं, वही अंजलि होती है। अभी कुछ लोगों से झगड़ा किया। अंजलि कहने लगती है कि दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों लगा दी। आदर्श कहने लगता है, अरे दिल्ली से मेरा फ्रेंड राम मूर्ति और उसकी वाइफ आए हैं। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैं एयरपोर्ट पर गया, उसी वक्त राम मूर्ति मुझसे मिलने के लिए आ रहा था, तो मैं इन दोनों को अपने घर ले आ गया। मेरा फ्रेंड राम मूर्ति दिल्ली में बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। श्रद्धा का नाम भी अलग बताने लगता है, लीला मनी। ये नाम सुनने के बाद श्रद्धा थोड़ा फील होने लगती है। लीला मनी, छी इतना पुराना नाम। अब इसी बातों के दरमियान में अंजलि ये ऑब्जर्व करती है कि केक के ऊपर श्रद्धा कहकर नाम लिखा है। तो आदर्श घबराते हुए थोड़ा कवर अप करने लगता है कि मेरा फ्रेंड अपनी बीवी को प्यार से श्रद्धा कहकर बुलाता है, और आज इसका बर्थडे है। अंजलि को दोबारा शक होने लगता है कि इन दोनों की हर बात मेरा हस्बैंड ही क्यों बोल रहा है, ये दोनों कुछ बात ही नहीं कर रहे। अब आदर्श ये चीज ऑब्जर्व करके उन्नी और श्रद्धा से कहने लगता है कि आप दोनों अपने कमरे में जाकर फ्रेश अप हो जाइए, थक चुके होगे ना। उसी वक्त घर का फोन रिंग होने पर जब अंजलि फोन को पिक करने की कोशिश करने लगती है, तभी आदर्श अंजलि से कहने लगता है, अरे वो फोन दिल्ली से है, तुम पिक मत करो। इस तरह से फोन पिक करने पर दूसरी तरफ आशा होती है, उन्नी की वाइफ। अब आदर्श वो फोन उन्नी को देने पर उन्नी आशा से बहकी बहकी बातें करते रहता है कि मैं यहाँ पर सेफली आ चुका हूँ, तुम फिक्र मत करो, थोड़ी देर के बाद मैं वापस आ जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, माहौल ठीक नहीं है यहाँ पर। अब इस सिचुएशन में आशा को रोमांस की पड़ी होती है, किस मांगने लगती है। उन्नी झटके से किस करके फोन रख देता है। अंजलि को दोबारा शक होने लगता है। उन्नी बहाना बनाने लगता है कि एक्चुअली वो मेरी भांजी थी, बिना मेरी आवाज सुने उसको नींद ही नहीं आती। अब दूसरी तरफ आशा को शक होने लगता है कि इसका पति जरूर कुछ झमेले में फंसा है। अपने कॉलोनी के एक ऑटो वाले बंदे के साथ आदर्श के घर पर जाने लगती है। इस तरफ आदर्श उन्नी को अपने कपड़े देकर यहीं पर रेस्ट करने के लिए कहता है और डांटने लगता है कि थोड़ा टिप टॉप से बिहेव करो। नीचे अंजलि वो पुलिस वाले जेम्स को कॉल करके डांटने लगती है कि आखिरकार तुम क्या पुलिस वाले हो, मेरा पति तो दिल्ली गया ही नहीं, वो एयरपोर्ट से ही वापस आ गया, तुमने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली अंजलि और जेम्स का चक्कर चल रहा है। आज रात इन दोनों का मिलने का प्रोग्राम होता है, इसलिए जेम्स आदर्श को फॉलो किया था कि जब वो दिल्ली चला जाएगा तो जेम्स आदर्श के घर पर आएगा। अंजलि कहने लगती है कि फिलहाल तुम मत आओ, मैं बाद में कॉल करूंगी। ऊपर आदर्श श्रद्धा और उन्नी से कहने लगता है कि मैं नीचे जाकर केक रेडी कर दूंगा, तुम दोनों बाद में आकर केक कटिंग करो। इस तरह से थोड़ी देर के बाद ये चारों नीचे मुलाकात करने पर श्रद्धा केक कटिंग करती है। मौके पे चौका उन्नी केक खिलाकर श्रद्धा के गाल पर पप्पी भी कर देता है। अंजलि कहने लगती है, अरे वाह भाई साहब ने तो अच्छा खासा गिफ्ट दे ही दिया, चलिए भाभी जी आप भी रिटर्न गिफ्ट दे दीजिए। अब बेचारी श्रद्धा ना चाहते हुए भी उन्नी को किस करने लगती है। तभी अंजलि की नजर सोफे पर पड़ने पर वो सोफा तो फटा होता है। इसके बारे में आदर्श से पूछने लगती है। आदर्श बहाना बनाने लगता है, अरे कुछ नहीं अंजलि, मैं अपनी गन साफ कर रहा था, गलती से फायर हो गई वो गन। बाद में ये चारों एक छोटी सी पार्टी शार्टी करने लगते हैं, हल्के से दारू पीते हुए म्यूजिक प्ले करके डांस वांस करने लगते हैं।
यहाँ पर एक गाना चलता है जो बहुत ही मस्त है। अब इसी दरमियान में अंजलि को श्रद्धा और उन्नी पर शक होते रहता है कि इन दोनों की केमिस्ट्री कुछ मैच नहीं हो रही। खैर बहुत दारू पीने के बाद श्रद्धा और अंजलि किसी जगह पर बैठकर बस ऐसे अपने बारे में बात करते रहते हैं। अंजलि कहने लगती है कि तुम उस उन्नी से मतलब राममूर्ति से क्यों शादी की, वो तुम्हारे लिए सेट नहीं है। श्रद्धा भी कहने लगती है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं सुंदर सुशील और मेरा हस्बैंड कद में मुझसे भी छोटा। हर एक बात को लेकर हम दोनों के बीच झगड़े होते रहते हैं, हम दोनों के बीच केमिस्ट्री है ही नहीं। मेरा हस्बैंड मेरे साथ ज्यादा टाइम ही नहीं स्पेंड करता, हमेशा काम काम काम। अब नशे की हालत में श्रद्धा कहीं सच ना बोल दे, उसी वक्त आदर्श और उन्हें वहाँ पर आकर श्रद्धा को कूल करने लगते हैं, समझाने लगते हैं। बहुत ही मुश्किल से उसको कमरे में ले जाकर सुला देते हैं। थोड़ी देर के बाद आदर्श और अंजलि भी अपने कमरे में आकर सो जाते हैं और बेचारा आदर्श फील होते रहता है कि इसकी रात बेकार गई। दूसरी तरफ कमरे में बेचारा उन्नी सोफे पर सो जाता है और यही सोचते रहता है कि किस तरह से मैं यहाँ से बाहर निकलूं। खैर आधी रात को वो पुलिस वाला जेम्स आदर्श के घर पर आकर अंजलि को कॉल करता है। अंजलि वॉशरूम का बहाना बनाकर अपने किचन में जाकर यही कहने लगती है कि घर के सारे लोग सो चुके हैं और हमारे घर में 2 गेस्ट आए हैं, मैं पीछे का दरवाजा ओपन करती हूँ, तुम आ जाओ। इस तरफ कमरे में नशा उतरने पर श्रद्धा अपनी नींद से जाग जाती है। इसे देखकर उन्नी भी जाग जाता है। श्रद्धा कहने लगती है उन्नी तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, अपनी बीवी की प्रेगनेंसी के लिए तुम चोरी करने के लिए आए हो और इसी तरह तुम्हें जितने पैसे की जरूरत है उतने ही पैसों की चोरी की तुमने। अब सारे लोग सो चुके हैं ना उन्नी, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वाइफ तुम्हें लेकर टेंस होगी, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। इस तरह से अपने पैसे उन्नी को देने लगती है और इसी तरह आशा के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी देने लगती है। उन्नी कहने लगता है अरे मैडम मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। श्रद्धा कहने लगती है ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ, मैं आदर्श और उसकी बीवी को मैनेज कर लूंगी। दूसरी तरफ किचन में अंजलि और वो जेम्स रोमांटिक मूड में होते हैं, शायद काफी दिनों के बाद मिले होते हैं। अब बेचारा उन्नी भी वहाँ से गुजरते हुए इन दोनों से टकरा जाता है। जेम्स उन्नी को देखकर शॉक में रहकर पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी अंजलि हड़बड़ाते हुए कहने लगती है अरे सर ये मेरा फ्रेंड है, बस कुछ बात करने के लिए यहाँ पर आया है। अब अंजलि की बातें सुनने के बाद जेम्स भी समझने लगता है कि शायद ये उन्नी वो उन्नी नहीं है। ये भी रिक्वेस्ट करने लगता है हाँ हाँ सर मैं अंजलि का फ्रेंड हूँ, बस बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अंजलि फटाक से उन्नी के पैरों पर गिरकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर ये बात आप मेरे हस्बैंड से मत बताइए। जेम्स भी इसके पैरों पर गिरकर बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि आपने जो देखा वो यहीं पर भूल जाइए सर। अब उन्नी को समझ में आ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ मुच्ची है। दूसरी तरफ आदर्श ये ऑब्जर्व करता है कि इसके बगल में बीवी नहीं, सोचने लगता है कि बाथरूम में गई है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो श्रद्धा के पास आकर रोमांटिक होने लगता है। श्रद्धा कहने लगती है कि आदर्श ये सब कुछ हम बाद में देखेंगे, फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं और ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकती, मैंने ऑलरेडी उन्नी को यहाँ से भेज दिया। आदर्श कहने लगता है ठीक है बाबा मैं नीचे जाकर चेक करता हूँ। इस तरफ नीचे जेम्स अपने हाथ में गन लेकर उन्नी को डराने धमकाने लगता है, मतलब समझने लगता है कि अब तो रिक्वेस्ट बहुत कुछ हो गया, अब इसको डराना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम अंजलि जेम्स से कहने लगती है अरे इस बंदे को इस तरह से मत डराओ, अगर ये बाहर जाकर अपना मुंह खोल देगा तो तुम्हारा मेरा तो पर्दाफाशी हो जाएगा, रुको सेटलमेंट करते हैं। इस तरह से अंजलि उन्नी को पैसे देने लगती है कि सर प्लीज आप ये पैसे लेकर अपना मुंह मत खोलिए मेरे हस्बैंड के सामने। अब उसी वक्त आदर्श नीचे आकर इन दोनों को देखकर शॉक में रह जाता है। अंजलि बहाना बनाने लगती है अरे ये सर तो राममूर्ति के कजिन है, राममूर्ति से मिलने के लिए आए हैं, तो मैं बस इन दोनों से बात कर रही थी। आदर्श उन्नी को साइड में बुलाकर इसे यही पूछने लगता है कि तुमने कहा था कि चोरी करने के लिए तुम अकेले आए हो, लेकिन अब तुम्हारे साथी को भी बुला लाए, ठीक है किसी भी तरह से अब मैं भी मैनेज कर लूंगा। इस तरह से जेम्स को हाय हेलो बोल के इससे बात करने लगता है। उसी वक्त श्रद्धा अपने कपड़े शपड़े पैक करके नीचे आकर जेम्स को देखकर शॉक में रह जाती है। जेम्स भी श्रद्धा को देखकर शॉक में रह जाता है क्योंकि ये दोनों मियाँ बीवी होते हैं। हर बार की तरह ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं कि ड्यूटी के नाम पर तुम यहाँ पर आते हो। तो इसी झगड़े की वजह से इन चारों को सारा मामला समझ में आ जाता है कि कौन बंदा किसके साथ अफेयर में है। बस नाम के लिए मियाँ बीवी है, लेकिन इन लोगों के गुलछर्रे तो कहीं और ही चल रहे होते हैं। बेचारे उन्नी का सर घूमने लगता है। उसी वक्त उन्नी की वाइफ आशा यहाँ पर आती है। उन्नी शौक में रहकर पूछने लगता है अरे तुम यहाँ पर क्यों आई हो। आशा कहने लगती है अरे तुमने तो फोन पिक ही नहीं किया, मैंने सोचा कुछ ट्रबल में होंगे, इसीलिए सर से रिक्वेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर आ गई अपने कूते को लेकर। इन चारों को देखकर पूछने लगती है कि सारे लोग कौन है। अब उन्नी सब कुछ समझाने लगता है कि यहाँ पर मामला कुच्ची मुच्ची का है। वो चारों आशा से रिक्वेस्ट करने लगते हैं
कि प्लीज आशा जी, ये बात आप बाहर मत कहिए। मुंह बंद रखने के लिए ये चारों भी आशा को थोड़े थोड़े पैसे देने लगते हैं। आशा बहुत खुश होकर उन्हीं से ही कहने लगती है कि हमें तो बहुत सारे पैसे मिल गए, चलो यहाँ से चलते हैं। इस तरह से जब यहाँ से जाने ही वाले होते हैं तभी आशा को पेन स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे लोग आशा को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में इन दोनों की एक बेटी पैदा होती है। श्रद्धा पूछने लगती है कि अपनी बेटी का नाम क्या सोचा। उन्हें कहने लगता है कि मैं मेरी बेटी का नाम रखूंगा लीलामणि। आदर्श कहने लगता है कि अगर तुम हमारे घर में चोरी करने के लिए नहीं आते तो हम चारों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलता। ऐसे ही अफेयर में रहते हुए हम हमारी मैरिज को कंटिन्यू करते। फाइनली ये सारे लोग एक सेल्फी लेते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।